हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है आप लोगों को हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशनल टॉक पे। आप सभी ने जो 11 का मैंने लेक्चर दिया था बायोलॉजी का, एंजॉय किया होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज मैं काइनेमेटिक्स का चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। काइनेमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का, और इसमें मैं न्यूमेरिकल भी करूँगा, आप लोगों को नीट की बेस भी करूँगा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और कंसेप्ट भी पढ़ूँगा। आप लोग बने रहे। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम यकर अली है। मैंने इसी साल नीट क्रैक किया था, और ये चैनल खोलने का मेरा मेन विजन ही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को फायदा मिले और मैं अपने नॉलेज को भी अपग्रेड कर सकूं और हम कुछ कर सकें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं हमारे फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर्स, काइनेमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। आज हम काइनेमेटिक्स के सबसे पहले मैं काइनेमेटिक्स चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसका नीट में वेटेज के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो नीट में जो क्वेश्चंस आता है वो या एक या दो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार दो भी आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी आप लोग जिस टीचर से भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ सकते हो। बाकी जो समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मेरा वीडियो भी प्रेफर कर सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स में के अप्रोच, फिजिक्स को हम किस तरह पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, देन हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यही एक ऐसा तरीका है जिससे आपका फिजिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मतलब आपका जो वीक पॉइंट होता है, ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स का जो वीक पॉइंट फिजिक्स होता है, राइट, वीक सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। इसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको दबा के प्रैक्टिस करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल बहुत करना होगा। न्यूमेरिकल जितना आप ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ही फिजिक्स में आप बेटर होते जाएगा। इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स में एक तो मोशन इन 1D होता है और मोशन इन 2D होता है। दो चैप्टर दिया है एनसीईआरटी में। इसको हम काइनेमेटिक्स की तरह एक होल चैप्टर की तरह पढ़ता है। इसमें जो मोशन इन 1D सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और वेलोसिटी और स्पीड पढ़ेंगे, और इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। और जो नीट का पीवाईक्यू है वो भी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मैकेनिक्स के बारे में समझेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील विथ स्टडी ऑफ मोशन। जितने भी मोशंस होते हैं, तरह तरह के मोशंस होते हैं, चाहे रेक्टिलिनियर मोशंस हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे सर्कुलर हो, उन सब की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स में एक दो ब्रांच होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है और दूसरा डायनेमिक्स होता है। क्या होता है? काइनेमेटिक्स। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स होता है, एंड डायनेमिक्स होता है, डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम स्टडी ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी तो करते हैं, स्टडी ऑफ मोशंस विदाउट नोइंग द कॉज, विदाउट knowing the cause of it। लेकिन हम मोशंस के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोशंस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है वो हम नहीं पढ़ते, वो डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ता है? डायनेमिक्स में। कॉज ऑफ मोशन, राइट, कॉज ऑफ मोशन ये किस में पढ़ता है? डायनेमिक्स में पढ़ता है। यहाँ पे एग्जांपल दे तो कॉज ऑफ मोशन हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स की वजह से मोशन होता है ना, फोर्स होता है। एक क्या होता है? दूसरा इनर्शिया, राइट। ये सब क्या है? डायनेमिक्स है। और यहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सब क्या होता है?
काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में। सो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ में आया होगा। सो हम चलते हैं फिर इसके बाद काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स तो आप लोगों को समझ में आएगा। फिर हम चलते हैं किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और जो मोशंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाएंगे। राइट, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया होगा। सो मैं रब कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम मतलब मोशंस को पढ़ने से पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जब कहीं पे भी मोशंस होता है तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जर्वर होता है जो देखता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये मोशन होना ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहाँ से प्लेस वेयर ऑब्जर्वेशन टेकन, वेयर ऑब्जर्वेशंस टेक्स, राइट, वो जगह है जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कोई बंदा। मान लो कि कोई चीज़ मोशन में, तो वो मान लो एक बंदा है, वो ऑब्जर्व करे कि वो मोशन में है कि नहीं, और वो किस जगह पे बैठा है, वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। राइट, सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देन वो और ऑब्जर्वर होता है, एक मोशंस को देखने के लिए एक ऑब्जर्वर होता है जो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं पोजीशन पे। राइट, पोजीशन क्या होता है? लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to frame of reference फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो किस लोकेशन पे उसे हम पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन देते हैं। मान लो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो ओ पॉइंट है जहाँ पे हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। यहाँ से मान लो ए पॉइंट है, मान लो यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, तो इसका लोकेशन की पोजीशन क्या होगा? x होगा ना, x,0 होगा कि नहीं होगा? x,0 वाई में तो जीरो पे ना x एक्सिस में x पे है। राइट, इसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशंस कहते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिए, मैं इसे रब कर लेता हूँ। ओके, लिख लिया होगा, मैं रब करूँगा। नोट डाउन कीजिए। हाँ, कॉपी निकाल के नोट करना है आप लोगों, सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं देखना है, इसको नोट भी करना है, तब समझ में आएगा। बाकी मैं अपने लेवल पे कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा पढ़ाने और बेटर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए बस। अब देखो मोशंस ही क्या होता है। मोशंस जब हम जो पोजीशंस होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से ना। टाइम के हिसाब से अगर वो पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम क्या कहते हैं? मोशंस कहते हैं। ये बेसिक्स तो आप लोगों को पता होगा। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वो अगर नॉट चेंज नहीं हो रहा है तो वो किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में ना, रेस्ट स्टेट में। सो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी जो बॉडी होता है इस यूनिवर्स में, वो ना तो परफेक्ट रेस्ट में होता है ना मोशंस में होता है। राइट, तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जो रेस्ट एंड मोशन होता है वो रिलेटिव होता है। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रेस्ट एंड मोशंस रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव मीन्स डिपेंड करता है वो उस ऑब्जर्वर पे, और रिलेटिव टर्म उस ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा कि रेस्ट एंड मोशंस रिलेटिव टर्म कैसे होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे एक दो पैसेंजर है,
राइट। और यहाँ पे एक पैसेंजर है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है और ये बस v वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये बस v वेलोसिटी से चल रहा है तो अगर हम मान लो ये ए आदमी बी ये सी, इस बंदे का नाम सी, अगर हम देखें तो देखो अगर एक ये सबसे अगर हम बी का मोशन देखें तो ये रेस्ट में ना, एक ये सबसे ये दोनों रेस्ट में है कि नहीं, क्योंकि इनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है कि नहीं। इसी तरह अगर सी के हिसाब से अगर ए या बी का पोजीशन देखें तो ये चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सी के हिसाब से क्या है, मोशंस में ना, इसलिए मोशंस क्या होता है, रिलेटिव होता है, रिलेटिव, राइट। इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसमें और एक बताना चाहता हूँ कि मोशंस बहुत तरह के होता है, बहुत तरह के होता है। 1D होता है जो सिर्फ एक ही एक्सिस पे चलता है, 2D भी होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस होता है, वो सब हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। और लास्ट 3D होता है, राइट। सो अब लोग ये नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, मैं रब कर रहा हूँ। ओके, फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स, इसलिए बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल दबा के करो बस, तब फिजिक्स अंडरस्टैंडेबल होगा, राइट। सिर्फ बायो से ही हम नेट क्रैक नहीं कर सकते ना, इसलिए फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, आपने ये रास्ता चुना है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और ये चेंज इन पोजीशन होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होने को हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन। क्या, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज होने को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है। राइट। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, मान लो अगर मैंने यहाँ से ए से बी पोजीशन है, इसमें मैंने ए पाथ फर्स्ट पाथ से शुरू कर दिया, फर्स्ट पाथ से मैंने जाना शुरू कर दिया, फिर मैंने सेकेंड पार्ट से भी किया, फिर मैं थर्ड पाथ से भी किया। सो यहाँ पे अलग अलग पाथ में अलग अलग डिस्टेंस है ना, इससे कुछ अलग डिस्टेंस का डिस्टेंस अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, है कि नहीं। सो डिफरेंट फॉर ऑल डिफरेंट पाथ, है कि नहीं, ऑल डिफरेंट पाथ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमने की सीखा था कि चेंज इन पोजीशन, मतलब जो फाइनल पोजीशन होता है और जो इनिशियल पोजीशन होता है उसी की पोजीशन में चेंज होने को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पोजीशन ए है, ए से बी की तरफ अगर हम जाए तो इसका पोजीशन ये सिर्फ यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलना है ना यहाँ पे, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो यहाँ ए टू बी जाने पे यहाँ पे शॉर्टेस्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला पाथ है। सो डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकता है ना, चाहे 1 से जाओ, चाहे 2 से जाओ, चाहे 3 से जाओ, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी का कौन सा वाला होगा, ए टू बी का ये 1 वाला होगा ना, शॉर्टेस्ट वाला पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ वाला। सो यहाँ पे क्या होगा, सेम फॉर ऑल पाथ, सेम फॉर ऑल पाथ। और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, क्यों होता है हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो ये कोई
टाइम के हिसाब से डिक्रीज नहीं हो सकता, कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम, और ये डिक्रीज होता है विथ टाइम, कैन भी हो सकता है, ये कैन बी डिक्रीज विथ टाइम, कैन बी डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के हिसाब से ये डिक्रीज भी हो सकता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके, आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। नोट किया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, राइट, और इस स्क्वायर का साइड है L, तो फिर ये भी होगा L। सबसे पहले मैंने कहा है, मान लो ये ए पॉइंट B C एंड D। सबसे पहले मैंने कहा कि डिस्टेंस निकालो A to B, B to C, C to D, या A to B, A to C, A to D। सबसे पहले यहाँ पे A to B निकालना है, देन A to C निकालना है, देन A to D निकालना है, देन A to A निकालना है, राइट। सो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो A to B अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे L ही होगा, अगर डिस्टेंस देखें तो क्या होगा, L होगा ना, L होगा। डिस्प्लेसमेंट भी देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, L है ना, L, सो यहाँ पे भी L होगा। अगर हम A to C जाए तो डिस्टेंस देखना है, एक्चुअल पाथ, वो किस पाथ से कवर जा रहा है वो देखना है। डिस्टेंस मतलब A to C, L प्लस L क्या हो गया, 2L। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वो स्ट्रेट पाथ जो डायरेक्ट वो दो पॉइंट को मिला रहा हो। सो यहाँ पे A to C का क्या हो गया, ये पॉइंट मतलब A to C का ये वाला पाथ हो गया ना। सो इसको हम पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, अगर ये L होगा, ये L होगा, तो फिर ये क्या होगा, तो फिर ये होगा ये होगा L स्क्वायर प्लस AC होगा, AC इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपर प्लस बेस का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो AC कितना होगा, √2L, √2L, L स्क्वायर 2L स्क्वायर, 2 का रूट √2, L स्क्वायर का रूट L, राइट, √2L। AC का क्या हो गया, √2L, तो यहाँ पे क्या आ गया, √2L। सिमिलरली A to D देखो, A to D एक्चुअल पाथ देखना है, A to B L, B to C L, C to D L, सो L 3L। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, A to D शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना, A to D L हो गया। अगर हम A to A देखें तो डिस्टेंस क्या होगा, A to A देखें तो A to B, B to C, C to D, D to A, L क्या हो गया, 4L। डिस्प्लेसमेंट देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ फिर से यहाँ पे अपने पोजीशन पे आ गया ना। हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशंस मतलब इसका इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो चेंज क्या हो गया, 0, राइट, नोट डाउन कीजिए। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, रेगुलर हेक्सागोन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, उस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। फिर इसके बाद आप लोग घर पे दबा के प्रैक्टिस कर लेना, PYQs भी कर लेना, हो सके तो मैं भी कर लूँगा PYQs कुछ, बट आप लोगों को भी करना है, खुद को करना है, जब खुद करेगा तब इम्प्रूवमेंट आएगा आपके अंदर, ओके। फिर हम रेगुलर हेक्सागोन वाला करेंगे,
यहाँ पे रेगुलर मतलब जिनका साइड बराबर होता है, हेक्सागोन। मान लो ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। मान लो ये एल साइड हो गया तो फिर ये भी एल 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 एल, ये भी एल 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 एल, और ये भी एल। सो यहाँ पे हम देखें तो ए टू बी देखना है सबसे पहले, डिस्टेंस देखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना है, फिर ए टू सी देखना है, फिर ए टू डी देखना है। इसी तरह आपको करना है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है ना, ए टू ई, ए टू एफ भी देखना है। सो यहाँ ए टू बी देखे तो डिस्टेंस क्या होगा, एल, डिस्प्लेसमेंट एल। ए टू सी डिस्टेंस क्या हो गया, 12, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। ए टू बी एक वेक्टर हो गया एल, सिमिलरली बी टू सी एक वेक्टर हो गया एल, है कि नहीं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आप लोगों ने सुना होगा कि हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, इसका कोई वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है ना। सो हम ए टू बी को इस तरह ऐसे रखेंगे, ए टू बी, और ये एंगल कितना होता है, रेगुलर हेक्सागोन का आप लोगों को पता होगा, ये 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। सो अगर हम इधर कुछ राइट, सो यहाँ पे बी टू सी, बी सी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरह जाएगा ना, बी टू सी, राइट, बी सी वेक्टर। तो फिर अगर ये देखे तो हम ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा ना, यही एंगल तो होगा। इसको शिफ्ट किया डायरेक्ट शिफ्ट करने पे क्या होगा, या तो ये आगे की तरफ आप खींच लो, ये एंगल यही रहेगा ना। सो यहाँ पे ये भी एल है, ये भी एल है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। सो यहाँ पे एल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, एल स्क्वायर cos थीटा cos 60 कितना होगा 1/2। सो ये कैंसिल, एल स्क्वायर अंडर रूट होगा, ठीक है, एल स्क्वायर 3l स्क्वायर अंडर रूट, सो रूट 3, एल का स्क्वायर का रूट क्या होता है, एल होता है। सो यहाँ पे कितना आएगा, रूट 3l। अगर ये 60 होगा तो फिर हमें पता है ये टोटल लाइन का ये कितना होता है, 180 होता है, ये लाइन 180 होता है। सो ये 60 हो गया तो 180 में से 60 माइनस करने पे ये कितना होगा, 120 होगा। जब ये 120 होने पे यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ये इस मिड से पास कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, एंगल भी, राइट, एंगल भी 60, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, सिमिलरली ये भी 60 होगा। अगर ये दोनों 60 तो ये भी 60 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज है, जिस एंगल का जो सारा एंगल वो 60 डिग्री होता है, उसका साइड क्या होता है, बराबर होता है, एल एल, सिमिलरली ये भी एल होगा, ये एल एल एल। सो यहाँ पे देखें तो ए टू डी कितना आ रहा है, एल प्लस एल 12, सॉरी ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया ना, डिस्टेंस कितना आ रहा है, एल एल 12 3l, डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एल दैट इज 12। सिमिलरली ए टू ई देखना है, ए टू ई फिर ए टू सी की तरह हो गया ना, ए टू ई, यही लिखना है आपको, रूट 3l। सिमिलरली ए टू एफ डिस्टेंस इज एल, सॉरी एल बोल रहा है, एल 12 3l 4l 5l, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज एल, यहाँ पे ए टू ई 3l होगा ना, ए टू ई 4l होगा, 4l। ओके, कोई गलत तो नहीं किया ना,
सही होगा आई होप। लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा मैनेज कीजिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पे खुल के नहीं लिख सकते ना। यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट का। ये क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक पर्सन से जो मूव कर रहा है, मूव, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, पर्सन्स मूव्स 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, ये 30 मीटर मूव कर रहा है, एंड देन 20 मीटर साउथ, एंड देन 20 मीटर साउथ, एंड देन 20 मीटर ईस्ट, इसकी तरफ मूव कर रहा है, एंड फाइनली 20√2 मीटर इन साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। सो हमें इस यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो ये ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट साउथ, यहाँ पे सबसे पहले पर्सन किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है 30 मीटर। देन ये जा रहा है 20 मीटर ईस्ट, इसकी तरफ 20 मीटर ईस्ट, या इधर से जा सकते हैं या डायरेक्ट इसको पल्ला शिफ्ट करके इस वेक्टर को हम इधर चिपका सकते हैं, कितना 20 मीटर ईस्ट है ना, 20 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 20√2 मीटर इन साउथ वेस्ट यहाँ होगी ना, 20√2 साउथ वेस्ट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20√2 है। सो यहाँ पे मैं 20√2, अगर ये 20√2 है तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, देखो अगर ये 45 होगा तो वेक्टर से आप लोग मान लो ये 20√2 है तो ये क्या होगा, मान लो ये a है, मान लो 20√2 इक्वल टू a। सो अगर ये a है, यहाँ पे ये a cos थीटा है कि नहीं, a cos थीटा a sin थीटा, यहाँ पे एक एंगल होता है ना, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है जिसका यहाँ पे एक एंगल 30 थीटा है, मान लो इस वेक्टर का, मान लो ये a वेक्टर है, तो फिर ये क्या होगा, इसका जो एंगल की तरफ जो मतलब पोर्शन होता है वो एक cos थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है वो क्या होता है, sin थीटा। वेक्टर में पढ़ा होगा ना, वेक्टर में तो ये पता होना चाहिए भाई, नहीं तो ये काइनेमेटिक्स सब कुछ नहीं समझ में आएगा, ये पता होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या कहा, अगर ये 20√2, अब यहाँ पे एक क्या है, ए है 20√2 है कि नहीं, 20√2 है। सो 20√2 cos 45, 20√2 cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है ना, √2 कैंसिल, दैट इज 20। तो फिर ये कितना आ गया, 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर। इसी तरह ये भी आएगा 20 मीटर है कि नहीं। सो ये 20 मीटर, ये 20 मीटर दोनों कैंसिल, और यहाँ पे 30 मीटर आगे की तरफ नॉर्थ की तरफ एंड 20 मीटर साउथ की तरफ। टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ माइनस 20 मीटर साउथ की तरफ। माइनस क्यों करें, क्योंकि वो अपोजिट में 20 मीटर साउथ, सो कितना गया 10 मीटर टोटल, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल लिया, इसका मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया टुवर्ड्स साउथ। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सोल्व करना है। सो नोट ऑन इट, वी विल गो टू नेक्स्ट। ओके, ये डायग्राम बेस्ड वाला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, और हम एक वेक्टर फॉर्म का एक क्वेश्चन करेंगे। सो इसके बाद हम वेलोसिटी पे, सर्कुलर मोशंस
पे चलेंगे, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन मूव कर रहा है, अ पर्सन मूव 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसकी तरफ मूव कर रहा है, एंड 3 मीटर टुवर्ड नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, एंड 5 मीटर टुवर्ड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड। इसको इस तरह समझ सकते हो आप। एक पर्सन है जो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी तरफ मूव कर रहा है 4 मीटर, राइट। और यहाँ पे 3 मीटर किसकी तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, 3 मीटर नॉर्थ की तरफ, 3 मीटर नॉर्थ, एंड 5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इस तरफ, ओके। 5 मीटर, इसको हम इस तरह से बना देंगे 5 मीटर। सो एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म में, आई कैप, इसको जे कैप, और इसको हम क्या कहते हैं के कैप। सो हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इट्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करेंगे हम इसका, पता होगा आपको, अगर एक्स आई कैप होगा प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, देन इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ये वेक्टर में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। सो 16 is 9, 25, 25 plus 25 root, that is 50, under root of 50 is 5 root 2, right, 5 root 2 हो गया ना, यही 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, 25 का रूट क्या हो गया 5, सॉरी 25 का रूट यही 5 और रूट 2, 5 रूट 2 आंसर। इस तरह से करना है आपको। अब हम चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ये नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन, ये नीट में आता है, ओके। इसको ठीक से आपको फॉर्मूला याद रखना है, और नीट में बहुत ज़रूरी है, नीट का फिजिक्स आसान आता है, फॉर्मूला बेस होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, ओके, शॉर्ट नोट्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ, ऑन सर्कुलर पाथ, यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, मान लो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, मान लो एक बंदा है जहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा है, ए से यहाँ पे मान लो ये बी पे गया, ओके। इसमें हमें निकालना है, इसका एक्चुअल पाथ निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो अगर यहाँ हम मान लो बी पॉइंट इधर है, मान लो ये मान लो सेंटर है, ओके। सो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी एक्चुअल डिस्टेंस पाथ तो यही हो गया ना, ये आर्क हो गया ना। आर्क निकालने के लिए आपको पता होगा, मान लो अगर इसका रेडियस आर है, आर, तो फिर आर है तो, और ये एंगल मान लो थीटा है, क्या है थीटा एंगल है,
तो फिर हमें पता होगा आप लोगों को, आर्क निकालने के लिए, ये आर्क लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ किसके बराबर होता है, मतलब पाथ इज इक्वल टू, या आर्क लेंथ बोल सकते हैं, ये आप लोग डायरेक्ट याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर्क लेंथ बराबर होता है ये एंगल इंटू दिस रेडियस आर थीटा, मतलब मान लो ये एल इज इक्वल टू आर थीटा, वही एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं इसको हम, डिस्प्लेसमेंट हो यहाँ पे होता है, अगर ये एंगल थीटा है मान लो, तो फिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, राइट, ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम करें तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे यहाँ पे, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा बाई 2, एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2, ये थीटा तो ये भी थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे फिर से वेक्टर लगाना है, यहाँ पे आर थीटा बाई 2, राइट, आर थीटा बाई 2 इस तरह से देखना है, आर कोस थीटा बाई 2 बेस की तरफ, आर साइन थीटा बाई 2 परपेंडिकुलर की तरफ, मतलब ये और ये लाइन बराबर होगी ना, तो फिर ये कितना होगा, आर साइन थीटा बाई 2, ये भी इसी तरह आर साइन थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा आर साइन थीटा बाई 2 प्लस आर साइन थीटा बाई 2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा बाई 2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन दोनों को नोट कीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है नीट, आप लोग नोट कीजिए और क्वेश्चंस भी कीजिए इन सब पे जो मैंने पढ़ा है। आज हम यहीं पे रखते हैं, कल हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला टॉपिक करेंगे काइनेमेटिक्स का। ओके, आज थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाता है, इसलिए आज हम इसी पे रखते हैं। आप लोग ये अच्छे से पढ़ के इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लगाए, फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच ही अलग होता है। अक्सर नीट स्टूडेंट का वो बायो की तरह पढ़ता है, वो नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कैसे करते हैं उस तरह करना है, तब आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह, फिर से न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, क्लास में करेंगे, सो पढ़ते रहे आप लोग। ओके, आई होप आप लोगों ने लेक्चर्स एंजॉय किया होगा। सो आज हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ ऑन सर्कुलर पाथ तक ही रखा है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए कल हम वेलोसिटी का पोर्शंस करेंगे और एक्सेलरेशन का पार्ट, फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पे भी जाएंगे। सो आप लोग बने रहिए, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स PYQs भी करूँगा इधर, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करें। फिजिक्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेगा, फिजिक्स में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेगा उतना ही आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो लास्ट एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।